सलोनी बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी, लेकिन वो बौनी थी, जिसके कारण उसके आसपास के लोग उसका अक्सर मजाक उड़ाया करते थे। एक रोज वो बाजार में सब्जियां लेने जाती है तो बौनी होने के कारण सब्जियों के ठेले तक नहीं पहुंच पा रही थी। भैया, जरा 1 किलो टमाटर तो तौल देना। अरे ये किसकी बच्ची है, ये जिसको बाजार में सब्जी लेने छोड़ दिया? अरे कौन है इस बच्चों के माँ बाप? भैया, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हूँ, समझदार हूँ और सब्जियां लेने आई हूँ। आप 1 किलो टमाटर तौल दीजिए। अरे अरे, तो तुम बौनी हो, बताओ, ठेले तक तो पहुंच नहीं पा रही और घर वालों ने सब्जी लेने भेज दिया है। ये भी कोई बात हुई क्या? मैं बौनी हूँ या लंबी, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप सब्जियां दीजिए। बताओ, बित्ती भर की है नहीं और जुबान कैंची की तरह चला रही है। सब्जी वाले की ये बात सुनकर बाजार में खड़े सारे लोग बौनी सलोनी को देखकर हंसने लगते हैं। सबको अपने ऊपर हंसता हुआ देखकर सलोनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से नजरें झुकाए चली जाती है। इसी तरह हर कोई उसे नाटी, ठिगनी, पव्वी, बौनी कहकर उसे बेइज्जत किया करते। सलोनी के माता पिता भी उसके छोटे कद के कारण परेशान रहा करते थे। बात एक रोज की है जब सलोनी को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। सलोनी नजरें झुकाए उनके सामने ही थी। लड़की तो आपकी बड़ी रूपवान है बहन जी। अरे बेटी, एक बार जरा खड़ी तो हो ना। आंटी जी, मैं तो खड़ी ही हूं तब से। हे भगवान, ये लड़की तब से खड़ी है, मुझे लगा ये बैठी हुई है इसलिए इतनी छोटी नजर आ रही है। हाय हाय, इतनी बौनी लड़की से मैं ना करूंगी अपने बेटे की शादी। मंजरी इतना बोलकर अपने बेटे के साथ सलोनी के घर से निकल जाती है। तभी सलोनी के माता पिता लड़के की माँ को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंजरी उनकी एक नहीं सुनती और सलोनी की बेइज्जती करती है। अरे, इस बौनी से कौन ही पागल शादी करेगा? इतना सा कद है कि बैठने उठने पर फर्क ही नजर नहीं आता। मुझे घर की बहू चाहिए, बहू के रूप में ये बौनी नहीं। चल बेटा, आज तो समय ही बर्बाद हो गया हमारा। सलोनी सहमी सहमी सी वहां खड़ी रहती है और ये सारी बातें आसपास के पड़ोसी भी सुनते हैं। सामने ही एक विशाल नाम का लड़का रहता था। ये सब देखकर उसे सलोनी के लिए बहुत बुरा लगता है। विशाल अक्सर सलोनी को मंदिर आते जाते देखा करता था। सलोनी का लोगों के प्रति शांत स्वभाव उसे हमेशा से आकर्षित करता था। एक रोज जब सलोनी मंदिर से घर की ओर आ रही होती है तो विशाल उसे रास्ते में रोकता है। सलोनी, मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ विशाल, कहो ना, कोई मदद चाहिए तुम्हें मेरी? मदद नहीं, तुम्हारी हाँ चाहिए मुझे। मैं जो तुमसे कहने वाला हूँ, बस मुझे उसके लिए तुम्हारी मर्जी जाननी है। लेकिन ऐसी क्या बात है जिसमें तुम्हें मेरी मर्जी जाननी है? सलोनी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विशाल की ये बात सुनकर सलोनी हैरानी से उसे देखती रह जाती है। आखिरकार तुम भी मेरा औरों की तरह मजाक बनाने आ गए। ऐसा मजाक मत करो विशाल, मेरे साथ मत करो। भला मुझ जैसी बौनी से तुम क्यों शादी करना चाहोगे? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लोगों को भले ही तुम्हारा छोटा कद दिखता है, लेकिन मुझे तुम्हारे बड़े से दिल में छोटी सी जगह चाहिए सलोनी। विशाल की प्यार भरी बातें सुनकर सलोनी भावुक हो जाती है और अपने माता पिता को इस बारे में बताती है तो वो ये सुनकर खुश होते हैं। लेकिन विशाल जानता था कि उसके माता पिता उसके इस फैसले को नहीं मानेंगे, इसलिए वो चुपके से सलोनी से मंदिर में शादी कर लेता है और फिर उसे अपने घर ले जाता है। दरवाजे पर अपने बेटे को सलोनी के साथ शादी के जोड़े में देखकर दंग रह जाती है। तू इस बौनी को अपने साथ क्यों लेकर आए विशाल? माँ, मैंने सलोनी से शादी कर ली है। अब ये मेरी पत्नी है और आपकी बहू। अरे, ये क्या बकवास कर रहा है तू नालायक? अपनी मर्जी से शादी करके चला आया तू, वो भी इस बौनी के साथ। देख लिया अपने लाडले बेटे की हरकत को। बौनी बहू उठा लाया है तुम्हारे लिए। नालायक, जहां हमारी उम्र नाती पोते को गोद में लेकर घूमने की थी, वहां इस बौनी को गोद में घूमने के लिए ले आए तू हमारे लिए। माँ, पिताजी, मैं सलोनी से बहुत प्यार करता हूँ और आखिर बुराई ही क्या है सलोनी में? जिंदगी में कद ही तो सब कुछ नहीं होता ना। अपना ये फालतू का प्रवचन कहीं और जाकर देना। मैं इस शादी को नहीं मानती और खबरदार लड़की, जो तूने एक कदम भी रखा इस घर में तो। दमयंती का गुस्सा देखकर सलोनी को चिंता होने लगती है। तभी विशाल कहता है, ठीक है माँ, अगर मेरी पत्नी के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है तो हम इस घर को छोड़कर चले जाते हैं। उसकी ये बात सुनकर दमयंती और कमलनाथ दोनों चिंता में पड़ जाते हैं और अपने बेटे के चलते उन्हें सलोनी को ना चाहते हुए भी अपनाना पड़ता है। बीतते समय के साथ सलोनी तो अपने ससुराल में सभी का बहुत आदर सम्मान किया करती, लेकिन वो अपने सास ससुर को एक फूटी आंख नहीं भा रही थी। सुबह जब सलोनी सबका नाश्ता परोसती है तो कमलनाथ चाय का कप पटकते हुए कहता है, ये कैसी चाय है
न दूध का स्वाद है और न चीनी का। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। पापा जी माफ करना, मैं आपके लिए दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ। मैं पूछती हूँ, किसी चीज का गुण है तुझ में? बताओ, ढंग से चाय नहीं बना सकती तो क्या ही करेगी? तू पता नहीं कौन सी घड़ी में मेरे विशाल को पसंद आ गई। अरे किस्मत तो हमारी खराब है जो इस जैसी बौनी बहू पल्ले पड़ी है। तभी विशाल अपने कमरे से बाहर आता है तो उनकी ये बातें सुनकर उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। माँ पापा, अगर सलोनी से कोई गलती हो जाती है तो आप उसे प्यार से भी तो समझा सकते हैं। इस तरह उसे ताने देना जरूरी है क्या? बस कर बेटा, एक तो जबरदस्ती तू इस बौनी को बहू बनाकर ले आया है, ऊपर से चाहता है कि हम इससे कुछ भी ना बोलें। सही कहते हैं लोग, जब अपना सिक्का खोटा हो तो सामने वाले को क्या ही कहें। विशाल, तुम मेरी वजह से पापा और सासू माँ से ऐसे बातें मत करो। देखो तो जरा इसकी नौटंकी, जरा सा कद है लेकिन नौटंकी बड़ी बड़ी करती है। इस तरह सलोनी के बौनेपन को लेकर उसके सास और ससुर उसे हमेशा ताने दिया करते, लेकिन सलोनी उन्हें कभी पलटकर जवाब नहीं दिया करती। शाम के समय दमयंती की पड़ोसन घर आती है। सलोनी उनके लिए रसोई में चाय बना रही होती है तो ऊपर की शेल्फ पर रखे चीनी के डब्बे तक वो पहुंच नहीं पाती, इसलिए स्टूल लगाकर उसे उतारने लगती है। तभी उसका पैर फिसलता है और चीनी के डब्बे के साथ वो जमीन पर आ गिरती है। आवाज सुनकर दमयंती वहां आती है। हाय हाय, सत्यानाश हो तेरा, सारी चीनी बर्बाद कर दी फर्श पर बिखेर कर। अच्छा हुआ गिर गई मुई, इसीलिए तो मैंने चीनी का डब्बा इतना ऊपर रखा था। सासू माँ, गलती से हो गया, मैं तो। अरे तेरी गलतियों के चक्कर में मेरा तो नुकसान ही होता रहता है ना। अब जमीन पर क्या पसरी है, समेट इसे, मैं बाजार जा रही हूँ करवा चौथ के लिए खरीदारी करने। सासू माँ, मुझे भी जाना था। हाँ तो अकेले चले जाइयो, मैं तुझ बौनी को लेकर कहीं नहीं जाऊंगी। गली मोहल्ले में मुझे अपना मजाक नहीं बनवाना। सलोनी के पैर में चोट लगती है लेकिन दमयंती का ध्यान उस पर नहीं जाता। सलोनी जैसे तैसे खुद को संभालती है। समय बीतता है और करवा चौथ का दिन आता है। सलोनी सुबह तैयार होकर मंदिर में पूजा करती है। दमयंती देखती है कि विशाल बिना नाश्ता किए ही ऑफिस के लिए निकल जाता है। अरे विशाल, खाना तो खाता जा। क्यों रे बौनी, तूने खाना नहीं बनाया क्या? माँ, वो आज करवा चौथ है तो हम दोनों ने एक दूसरे के लिए व्रत रखा है। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। विशाल चला जाता है और सलोनी मुस्कुराती है। ये देखकर दमयंती मन ही मन कहती है, मेरे बेटे ने आज तक कभी कोई व्रत नहीं रखा और इस बौनी के लिए आज वो पूरा दिन भूखा रहेगा। इसे तो ठिकाने लगाना ही होगा। शाम के समय सलोनी दुल्हन की तरह सजती है और कथा सुनने मंदिर जाती है, पर दमयंती सलोनी से पहले ही मंदिर से लौट आती है और रसोई में जाकर जगह जगह मिट्टी का तेल छिड़क देती है। आज इस रसोई में इस बौनी का किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। अपनी लंबी उम्र के लिए मेरे बेटे से व्रत रखवाया है ना इस बौनी ने। जितना इसका कद छोटा है ना, अब उतनी ही इसकी उम्र छोटी होगी। हाँ। शाम के समय सलोनी मंदिर से घर लौट आती है। तभी कुछ ही देर बाद विशाल भी घर पहुंच जाता है। अरे आप आ गए, चलिए साथ में पूजा की तैयारी करते हैं। बस कुछ ही देर में चांद निकलने वाला है। अरे हाँ, मुझे भी तो तुम्हारे हाथ से पानी पीकर व्रत पूरा करना है। सलोनी, तुम छत पर पानी का लोटा लेकर चलो, मैं रसोई से पूजा की थाली लेकर आता हूँ। सलोनी पानी का लोटा लेकर छत की ओर जा ही रही होती है। अरे मैं विशाल को छन्नी लाने के लिए भी बोल देती हूँ। विशाल रसोई में आरती की थाली तैयार करने के बाद माचिस से दिया जलाता है और जलती हुई तिल्ली को जमीन पर फेंक देता है। रसोई में मिट्टी तेल छिड़के होने के कारण आग लग जाती है। मुझे बचाओ, हे भगवान, आग आग, अरे कोई मेरे बेटे को बचाओ, आग आग। इतने में सलोनी वहां पहुंच जाती है और पलक झपकते ही पानी से भरा लोटा विशाल की ओर फेंक देती है। अपनी परवाह ना करते हुए सलोनी आग में कूद जाती है और पानी फेंकने के कारण विशाल जलने से बच तो जाता है, पर सलोनी बुरी तरह जल जाती है और आग के धुएं के कारण सलोनी बेहोश होकर गिर पड़ती है। जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है और उसके ससुराल वाले भी वहीं होते हैं। आग आग, सासू माँ, ससुर जी, विशाल, आप सब ठीक तो है? कुछ अनहोनी तो नहीं हुई ना? सब ठीक है सलोनी, और रसोई की आग भी बुझ गई है। देख लिया माँ, इस हालत में भी इसे हम सबकी कितनी फिक्र है। मेरी जान बचाने के लिए सलोनी ने अपनी जान खतरे में डाली। बहू, बहू मुझे माफ कर दे।
तूने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी मेरे बेटे की जान बचाई और घर को जलने से बचाया और अपने आप को ही आग में झोंक दिया। मैं तुझे ही मारना चाहती थी बहू, मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर दे। बहू, अब मैं भी समझ गया हूं कि भले ही बहू तुम्हारा कद छोटा है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। बहू, अब मुझे भी माफ कर दे। नहीं पापा जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप मुझसे बड़े हैं, माफी मत मांगिए। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। इस तरह सलोनी अपने सास ससुर को माफ कर देती है। कुछ देर बाद सभी हॉस्पिटल से घर आते हैं और चांद को देखकर दोनों सास बहू अपना करवा चौथ का व्रत पूरा करती हैं और उसके बाद से सलोनी अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताने लगती है। अरे ओ कलमुही, अब तक तेरी नींद पूरी नहीं हुई क्या? काली कलूटी, चल जल्दी से उठकर घर का सारा काम निपटा। आज बहुत सारे टिफिन के ऑर्डर हैं। अगर एक भी छूट गया ना तो देखना तेरा वो हाल करूंगी कि तू अगले 7 जन्मों तक याद रखेगी। चाची, चाची मेरा पूरा बदन बुखार से तप रहा है। आज तो दया करो चाची, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरी तबीयत बहुत खराब है। बेचारी लाचार अमृता को बहुत तेज बुखार आता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी क्रूर निर्दयी चाची मालिनी को उस पर रत्ती भर भी दया नहीं आती। वो ठंडे पानी की बाल्टी उठाकर अमृता के ऊपर सारा पानी डाल देती है, जिससे अमृता कांप उठती है। चाची, चाची, चाची मुझे ठंड लग रही है। तू चाहे हॉस्पिटल में भी भर्ती हो जाए ना, उसके बाद भी तुझे सारा काम करना होगा, वरना मैं तुझे इतना मारूंगी कि मार मार कर तेरा पूरा बदन लाल कर दूंगी, बता देती हूँ। हाँ। अमृता के माता पिता की बचपन में ही मृत्यु होने के बाद उसे इस दुनिया में अकेला बेसहारा छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद उसकी लालची चाची मालिनी ने उसे अपने पास रख लिया, लेकिन वो भी एक नौकरानी के तौर पर। अमृता बचपन से ही काली थी। वो बेचारी दिन भर बिना रुके लगातार खाना बनाती रहती। मालिनी टिफिन सर्विस चलाती थी। सारा खाना तो अमृता ही बनाती, लेकिन उसे अपनी कमाई में से एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलती। बुखार में कांपते हाथों से वो खाना बनाती है। अमृता जहां कहीं भी जाती, लोग उसके काले रंग के कारण उसका खूब मजाक उड़ाते। हाय हाय हाय, इस पनौती की शक्ल देख ली सुबह सवेरे, आज का दिन तो बुरा ही जाएगा। पता नहीं कौन से अशुभ मुहूर्त में पैदा हुई थी कि अपनी मनहूस शक्ल लेकर। अमृता के मन को बहुत ठेस पहुंचती है, लेकिन वो कड़वा घूंट पीकर अपने आप को ही कोसती रहती। क्या करे, उस मजबूर के पास तो रोने तक का वक्त नहीं था। हैवान मालिनी उससे दिन रात खाना बनवाती। वो उसे एक पल के लिए भी बैठने या आराम करने नहीं देती। एक दिन मालिनी से मिलने एक अमीर घराने की बूढ़ी औरत आती है। उसके बदन पर चढ़े सोने चांदी को देख मालिनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं राजेश्वरी ठाकुर कपड़ा मिल की मालिक। तुम्हारे घर का पता शिव मंदिर के पंडित जी ने मुझे दिया है। दरअसल मेरे बेटे अंकुश के लिए तुम्हारी भतीजी का हाथ मांगने आई हूं। राजेश्वरी की ये बात सुनकर मालिनी थोड़ी सी चकित हो जाती है। ये आप कैसी बात कर रही हैं ठाकुराइन जी? कहाँ आपका राजकुमार बेटा और कहाँ ये काली अपशगुनी? ये आपके बेटे के लायक नहीं। नहीं, ये शादी सिर्फ कुछ देर की ही शादी होगी। मेरे बेटे पर मृत्यु दोष है। इस दोष के कारण जल्द ही उसकी मृत्यु हो सकती है, पर पंडित जी ने कहा है कि अगर उसकी किसी काली कुंवारी और गरीब लड़की से शादी करा दी जाए तो तुम्हारे बेटे पर लगा मृत्यु दोष उस लड़की के सर पर लग जाएगा और वो उस दोष से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। तुम्हारी भतीजी अमृता और मेरे अंकुश की कुंडली के अधिकतर गुण मेल खाते हैं। अच्छा, तो ये शादी नहीं सौदा है। फिर तो मैं खुशी खुशी इस कल्लो को आपके हवाले सौंप दूंगी। बस मुझे रकम मोटी मिल जाए तो। हाँ, उसकी चिंता क्यों करती हो? ये लो। राजेश्वरी मालिनी को पैसों का बंडल देती है और चली जाती है। मालिनी मासूम और भोली भाली अमृता को झूठ बोलती है कि उसके लिए बड़े और ऊंचे खानदान से रिश्ता आया है। देख अमृता, तेरे माँ बाप ने भी जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा कि तू जैसी काली कलूटी भी कभी इतने बड़े घर की बहू बनेगी। हमेशा से इस काले रंग के कारण मुझे सिर्फ अपमान ही मिला है, लेकिन अब मेरा भी कोई अपना होगा। मेरे जीवन में भी कोई ऐसा आएगा जो
मुझसे दुनिया भर का प्यार करेगा। हाय, मुझे खुद की नजर ना लग जाए। और कुछ दिनों बाद अमृता और अंकुश की शादी हो जाती है। लेकिन शादी होते ही अंकुश मंडप छोड़कर अपने घर चला जाता है। तभी अमृता भी पीछे पीछे चली जाती है। अंकुश जी, विवाह विधि विधान के अनुसार संपन्न हुआ है, लेकिन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिए बिना ये विवाह अधूरा ही रह जाएगा। अरे ओए गुलाब जामुन जैसी शक्ल वाली लड़की, तुझसे सुंदर तो मेरे घर के नौकर हैं, नौकर। तुझ बदसूरत से कौन शादी करेगा? हाँ, लगता है तुझे किसी ने नहीं बताया कि तुझे यहाँ क्यों लाया गया है। राजेश्वरी अमृता को सारा सच बताती है, जिसे जानने के बाद अमृता पूरी तरह टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग मेरी भावनाओं के साथ यूं इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ओ कोयले की खदान, तुझे क्या लगा था मैं तुझे अपने घर की बहू बनाऊंगी? चल निकल यहां से। मेरे बेटे की पनौती अब तेरे सर आ गई है। तेरा और हमारा कुछ लेना देना नहीं। तेरी चाची को मैंने ढेरों पैसे दिए हैं, मुफ्त में तेरा सौदा नहीं हुआ है, समझी ना? राजेश्वरी अमृता को बुरा भला कहकर धक्का मारकर बाहर निकाल देती है। अमृता अब बेघर हो चुकी थी। मालिनी भी पैसों का बंडल लेकर फरार हो गई थी। अमृता शिव मंदिर की चौखट पर रोते हुए भगवान से कहती है, हे त्रिनेत्रधारी शिव शंभु, मेरे साथ ही क्यों? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो हर बार मेरे दामन में ही क्यों दुख आता है महादेव? अब आप ही बताइए मैं कहाँ जाऊं? मेरा तो कोई बसेरा भी नहीं रहा। अमृता अपनी गठरी उठाकर एक जगह सो जाती है। भीषण ठंड के मारे अमृता के हाथ पांव सुन्न पड़ चुके थे। अगली सुबह जब वो उठती है तब अपनी गठरी को गायब देख घबरा जाती है। लाख ढूंढने पर भी उसे उसकी गठरी नहीं मिलती। लगता है किसी ने रात में मेरी गठरी चुरा ली है। अमृता के लिए कठिनाइयां बढ़ती ही जा रही थी। वो 2 दिन से भूखी प्यासी थी। उसके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। अगर वो किसी से मदद मांगती तो लोग उसकी बदसूरती का मजाक उड़ाते और उसे बेइज्जत करते। अमृता इन सबसे दूर जंगल में चली जाती है। जंगल में एक नदी किनारे बैठकर बिलक बिलक कर रोती है। तभी उसकी नजर एक पेड़ के पास चूल्हे पर जाती है। वो चूल्हा साधारण सा नहीं था, उसमें एक अजीब सा तेज था। ये चूल्हा तो बहुत ही अच्छा है, क्यों ना मैं इस पर कुछ पकाकर खाऊं? भूख के मारे कहीं मैं मर न जाऊं। वैसे भी इस कठोर दुनिया में कोई मदद नहीं करता। आखिर मैं बदसूरत जो ठहरी। काश मैं इस चूल्हे में गर्मा गर्म कढ़ी चावल खा पाती, जैसे बचपन में माँ बनाया करती थी। अमृता के इतना बोलते ही उस चूल्हे की आंच तेज हो जाती है और उसमें गर्मा गर्म कढ़ी चावल भी तैयार होने लगता है। और उस चूल्हे की गर्म भाप अमृता के चेहरे पर हौले से लगने लगती है, जिससे उसके चेहरे का रंग काले से गोरा हो जाता है। वो भौचक्का होकर नदी के पानी में अपना चेहरा देखती है और भावुक उठती है। ये क्या? मेरा चेहरा, मेरा पूरा बदन, मेरा रंग काले से गोरा कैसे हो गया? और ये चूल्हा, इसने मेरी बात सुनकर तुरंत कढ़ी चावल तैयार कर दिया। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तभी अचानक से उस चूल्हे में से आवाज आती है, ये एक जादुई चूल्हा है, इससे तुम जो कहोगी ये वो सब तुरंत तैयार करेगा। और तो और इसकी भाप से तुम्हारी सुंदरता और भी निखरेगी, क्योंकि तुम एक बहुत ही नेक, ईमानदार और अच्छी लड़की हो। अमृता खुशी से फूली नहीं संभालती। एकदम से उसके अंदर मानो 1000 गुना ज्यादा हिम्मत आ जाती है और वो गांव की सड़क किनारे जादुई चूल्हे से खाना तैयार करके एकदम सस्ते दाम में बेचती। भाई वाह, क्या खाना बनाती है ये लड़की, हैं? इसके हाथ का खाना खाकर तो मजा ही आ गया। वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज खाना होता है। हाँ। देखते ही देखते ग्राहकों की लंबी कतार लगनी शुरू हो जाती है और सभी चटकारे लेते हुए खाना खाने का आनंद लेते हैं। अमृता अब अमृता के नाम से नहीं, अन्नपूर्णा के नाम से पूरे गांव में जानी जाने लगी और गांव में उसकी खूबसूरती देख सब दंग रह जाते। हाय हाय हाय, ये काली अचानक गोरी कैसे हो गई? देखो तो जरा, इसके ग्राहकों की भी कितनी लंबी लाइन लगी है। हाँ, आखिर वो तो है, लेकिन ये करिश्मा हुआ कैसे? सुजाता, अब तो मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। अब जिन लोगों ने अमृता के काले रंग का मजाक उड़ाया, वही आज उसकी खूबसूरती की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे।
अमृता जादुई चूल्हे से गांव के सभी गरीबों और बेजुबान जानवरों को भोजन कराती है और जीवन में खूब तरक्की करती है। खूब सारे पैसे इकट्ठा करने के बाद आखिरकार वो अपना एक बड़ा सा ढाबा खोलती है। और एक दिन अंकुश और राजेश्वरी बुरी हालत में अमृता के पास नौकरी मांगने आते हैं। हमें माफ कर दो अमृता, तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। भाग्य ने मुझे अर्श से फर्श पर लाकर रख दिया। हमारी कपड़े की मिल एक हादसे में जलकर राख हो गई और अब हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा। घर बार सब बिक चुका है। अमृता, पूरे गांव में हमने हर जगह नौकरी ढूंढी लेकिन कहीं नहीं मिली। अब तुम ही हमारा एक आखिरी सहारा हो। हमने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए हमें माफ कर दो। तुम्हारे सामने हम हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं। समय बड़ा बलवान होता है। आज अमृता के ढाबे पर वो आते हैं जिन्होंने उसका अपमान करके उसे घर से बाहर निकाला था। अमृता उन्हें ढाबे पर काम तो दे देती है लेकिन उन्हें माफ नहीं करती।